Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel. I am your friend Advocate Lakshay Chaudhary and today's our topic is Indian Legal History Part 2. इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे कि इंडियन लीगल हिस्ट्री पार्ट 1 में हमने क्या किया था। तो हमने देखा इन द ईयर 1599 15वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में 1599 में ब्रिटिश एम्पायर एक कंपनी बनाता है और द मेन फंक्शन ऑफ द कंपनी वाज टू डेवलप ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट इन ओवरसीज कंट्रीज कि वो ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए विदेशों में व्यापार करे और ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत सारा प्रॉफिट इकट्ठा करे और मुनाफा इकट्ठा करे। इन द वेरी नेक्स्ट ईयर दैट इज 1600 क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर इशू करती हैं जिसको हम जानते हैं चार्टर ऑफ 1600 के नाम से। एंड चार्टर ऑफ 1600 वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें क्या था? बेसिकली वन गवर्नर विद 24 अदर डायरेक्टर्स। सेकंड, प्रिविलेजेस ऑफ कंपनी, कंपनी को क्या क्या प्रिविलेजेस मिले थे। थर्ड वन, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कंपनी। एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी के पास क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स थी। तो कंपनी कैन मेक बाई लॉज, रूल्स and can issue ordinances for the fair administration of the company. And one more important thing, जब इस कंपनी को बनाया गया 1599 में 1599 में, तो कंपनी का इनिशियल टर्म वाज 15 ईयर्स। सो ये कैप था कि 15 साल के लिए इस कंपनी को बनाया जा रहा है, बट अ कंडीशन वाज अटैच देयर कि अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी ब्रिटिश एम्पायर के लिए तो इसको एक 3 साल का प्रायर नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद इस कंपनी को शट डाउन कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, इंडियन लीगल हिस्ट्री पार्ट 2। सो माय डियर लीगल ईगल्स, दिस इज चार्टर ऑफ 1609, ऑल्सो नोन एज सेकेंड वर्जीनिया चार्टर के भी नाम से हम इसको जानते हैं। was issued by King James I। बेसिकली किंग जेम्स वन ने क्या किया, चार्टर ऑफ 1600 को रिन्यू कर दिया इन द ईयर 1609 में। सो दिस इज चार्टर ऑफ 1609। सो द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फ्लोरिशिंग वेल एंड वाज आल्सो प्रॉफिटेबल टू इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ा अच्छा काम कर रही थी और इंग्लैंड के लिए बहुत सारा प्रॉफिट ला रही थी। So its monopoly of trade was made perpetual, there being no limit as to the tenure of the company. So this is the important point in Charter of 1609. So perpetual meaning continuous, लगातार, जिसका कोई अंत ना हो। तो बेसिकली चार्टर ऑफ 1609 में जो कंपनी का फिक्स सम था 15 ईयर्स, इसको ख़त्म कर दिया गया और इसको परपीचुअल कर दिया गया। अब कंपनी के पास कोई टाइम कैप नहीं था कि ये 15 साल काम करेगी, 20 साल करेगी या 25 साल करेगी। ये जब तक करेगी करती रहेगी कंटिन्यू। लेकिन अभी भी एक वो कंडीशन, जो 3 साल वाला एक कंडीशन था प्रायर नोटिस का, वो अभी भी इसके साथ था। दैट वाज, however the company's tenure could be terminated with 3-year notice, 3-year prior notice, in case it was detrimental to the British interest। अगर ये ब्रिटिश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रही है, ब्रिटिश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कमा कर नहीं ला रही है, तो इस कंपनी को एक 3 साल का नोटिस दिया जाएगा, प्रायर नोटिस, कि आप लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो हम आपको बंद करने जा रहे हैं। तो 3 साल के अंदर अंदर आपकी जहाँ जहाँ एस्टेब्लिशमेंट है उन सबको बंद कीजिए और वापस आ जाइए, आपको शट डाउन किया जा रहा है। सो दिस वाज चार्टर ऑफ 1609। बड़ा इजी है, 3 पॉइंट हैं केवल। इसको सेकंड वर्जीनिया चार्टर के नाम से भी जानते हैं। किंग जेम्स ने रिन्यू किया था चार्टर ऑफ 1600 को 1609 में और फिक्स सम से परपीचुअल कर दिया गया था। दैट्स इट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, द रॉयल ग्रांट ऑफ 1615। तो रॉयल ग्रांट ऑफ 1615 क्या था? Basically, Royal Grant of 1615 was all about ships, sea travels,
and related stuff. The crown by a royal grant issued on December 16 1615, 16 दिसंबर 1615 को इशू किया था क्राउन ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑथराइज कर दिया टू ग्रांट कमीशन टू द जनरल इन कमांड ऑफ द वेसल फॉर ईच वॉयस। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये पावर थी कि वो एक जनरल को हर वेसल के लिए, हर शिप के लिए जो ओवरसीज कंट्रीज में बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जाएगा, ट्रेड और कॉमर्स के लिए जाएगा, हर उस शिप पर एक जनरल को अपॉइंट कर सकें, जिसको कहा जाएगा जनरल इन कमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर शिप। और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, empowered him to inflict punishment for the capital offenses such as murder or mutiny in order to maintain the discipline on long voyages। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये ऑथराइजेशन मिला कि वो एक जनरल इन कमांड को, हर शिप पर एक जनरल इन कमांड को अपॉइंट कर सके, और उसको पावर्स दी गई जो कैपिटल ऑफेंसेस हैं उनके लिए वो पनिश कर सके। कैपिटल ऑफेंसेस कैसे हैं? सच एज मर्डर, म्यूटिनी, अगर शिप पे काम करने वाला जो स्टाफ है या ऑफिसर्स है उनमें से कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसको वो जनरल पनिश कर सके। म्यूटिनी हो जाए, अगर शिप पर बगावत हो जाती है, तो मतलब शिप के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जनरल इन कमांड को अपॉइंट किया गया और उसको ये सारी पावर्स दी गई। बेसिकली इसके पीछे रीज़न क्या था? जब वो लोग ट्रैवल करते थे, जैसा कि आपको पहली वीडियो में देखने को मिलेगा, द ट्रैवल एरिया वाज ऑल अबाउट 6953 किलोमीटर्स, लगभग 7000 किलोमीटर्स का एरिया इस कंपनी को दिया गया था बिजनेस करने के लिए, फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप टू स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, कि इसके बीच में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो अब इतनी लंबी ट्रैवल होती थी जिसको करने में कभी 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, तो हर चीज़ तो अब एस्केलेट नहीं करी जा सकती ना ब्रिटिश एम्पायर के पास, और उस वक्त मोबाइल्स भी नहीं होते थे, टेलीफोन्स भी नहीं होते थे, पेजर्स भी नहीं होते थे। तो उसके लिए जनरल इन कमांड था जो उसको एम्पावर किया गया था इन पावर्स के साथ कि वो पनिश कर सके कैपिटल पनिशमेंट्स के लिए भी। तो द कंपनी कुड इटसेल्फ इशू द कमीशन टू इट्स कैप्टन्स ऑफ शिप ऑन वॉयज अंडर द रॉयल ग्रांट, और कंपनी के पास ये पावर भी थी कि वो अपने कैप्टन्स को भी उस शिप पर कमीशन कर सकती थी। आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एंड द रॉयल ग्रांट ऑफ 1623, इसमें देखते हैं क्या है। जो 1615 थी वो तो शिप्स के बारे में थी, सी ट्रेवल्स के बारे में थी, जो सी वॉयजेज होती थी बड़े बड़े लंबे टाइम ड्यूरेशंस के लिए। जो 1623 है दैट इज फॉर द लैंड, जब ये शिप्स ट्रैवल करके एक पर्टिकुलर अपने बिजनेस सेंटर पे पहुंचते थे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया जो इनका होता था, कॉलोनीज होती थी, एस्टेब्लिशमेंट होती थी, या जिनको हम फैक्ट्रीज के नाम से जानते थे, उस पर्टिकुलर एरिया का डिसिप्लिन क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, तो रॉयल ग्रांट ऑफ 1623 उसकी बात करता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोइंग इनडिसिप्लिन ऑफ द कंपनी सर्वेंट ऑन लैंड, तो 1615 को हम याद रखेंगे शिप और वॉयज से, और 23 को याद रखेंगे हम लैंड से। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्रोइंग इनडिसिप्लिन ऑफ द कंपनी सर्वेंट ऑन लैंड, द रॉयल ग्रांट ऑन February 1623 ऑथराइज द कंपनी टू इशू कमीशंस टू द प्रेसिडेंट्स एंड द चीफ ऑफिसर्स टू पनिश द एरिंग सर्वेंट्स ऑन लैंड। तो बेसिकली उन सेटलमेंट्स में, उन फैक्ट्रीज में वो कमीशन कर सकते थे प्रेसिडेंट्स को, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेटलमेंट एंड अदर चीफ ऑफिसर्स विल असिस्ट हिम, इस तरीके से। और जो लोग इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, क्योस क्रिएट कर रहे हैं, और बिजनेस एक्टिविटीज़ और ब्रिटिश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं उनके एम्प्लॉयज़, सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटेन, बेसिकली उनको वो लोग पनिश कर सकें और एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखें। द प्रोविजन फॉर ट्रायल इन सच केसेस वर सिमिलर टू दोज ऑफ ट्रायल इन कैपिटल केसेस। बड़ा इजी पॉइंट है, जो प्रोविज़न रहेगा ट्रायल का, जो उनके ऊपर ट्रायल चलेगा, लीगल एक्शन होगा, वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा जैसा कि कैपिटल केसेस में रहता है। दे वर टू सीक द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी इन कैपिटल केसेस। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, ये जो ऑफिसर्स होंगे, प्रेसिडेंट्स होंगे, या जनरल इन कमांड था उस शिप का, अगर वो किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए जो ज्यूरी है
उसका उनको ज्यूरी का वर्डिक्ट उनको उसके लिए लेना पड़ेगा, ज्यूरी की परमिशन लेनी पड़ेगी बेसिकली. सो द रॉयल ग्रांट ऑफ 1615 and 1623 strengthened the authority of the company to enforce discipline among its servants on high seas and also on the land. तो ठीक है, 1615 की रॉयल ग्रांट और 1623 की रॉयल ग्रांट थी, उसने कंपनी को पावर्स दी और जो कंपनी का होल्ड था उसके सर्वेंट्स पर और ऑफिसर्स पर हाई सीज में और लैंड पे, वो और ज़्यादा मजबूत हो गया. आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे. अगर आपको इनके पीडीएफ नोट्स चाहिए जो सेम आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, तो वीडियो के एंड में आपको टेलीग्राम ग्रुप का और इंस्टाग्राम ग्रुप का आपको और हमारी जो जीमेल आईडी है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएंगे. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. नाउ द ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ द सूरत एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फ्रॉम 1613 टू 1687. तो 1613 और 1687 के बीच में जो ब्रिटिश की सेटलमेंट थी ब्रिटेन की सूरत में, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, जो कैसे उनकी न्यायपालिका थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, उसने कैसे काम किया, अब हम इस स्लाइड में उसको पढ़ने वाले हैं. द कंपनी सिलेक्टेड सूरत फॉर द पर्पज बिकॉज इट वॉज एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर and enjoy the status of an international port under the reign of Mughal Emperor जहांगीर. तो बेसिकली कंपनी ने सूरत को सिलेक्ट किया अपनी पहली सेटलमेंट के लिए. अब सूरत को क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था फ्रॉम एनिशियंट टाइम्स एंड वाज एन इंटरनेशनल पोर्ट अंडर द reign of Mughal Emperor. And the Surat is situated on the bank of river, any guesses? On the bank of river ताप्ती. तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है. तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी पहली सेटलमेंट सूरत में करी, क्योंकि सूरत एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर था और एक इंटरनेशनल पोर्ट था. बट द पोर्चुगीज, पुर्तगाली जो लोग हैं, पुर्तगाल बोलते हैं, वहाँ के रहने वाले पुर्तगाली पोर्चुगीज were already in occupation of this place and they could not tolerate any interference in their commercial activities by the British. तो अब ब्रिटिश एम्पायर सूरत पहुंच गई है अब कंपनी, और वो वहां पर अपना पहली एस्टेब्लिशमेंट को सेटअप करना चाह रही है. लेकिन उनसे पहले वहां पर पोर्टुगीज हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस को, और वो नहीं चाहते कि ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करें उसमें. अब जब ब्रिटिशर्स वहाँ पर आ जाएंगे, वो भी ट्रेड एंड कॉमर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो डेफिनेटली जो पोर्चुगीज़ हैं उनका ट्रेड एंड कॉमर्स उससे इफेक्ट होगा. तो अब क्या होता है? देयरफॉर द टू क्लैश्ड इन 1612. 1612 में आखिरकार इनमें लड़ाई होगी, ये आपस में लड़ पड़े. एंड द पोर्टुगीज वर फाइनली आउस्टेड फ्रॉम द ट्रेडिंग सेंटर. और ब्रिटिशर्स ने पोर्टुगीज को, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया, उनको भगा दिया. द सूरत वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर द इंग्लिश कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन ऑर्डर टू स्टार्ट कमर्शियल एक्टिविटीज. यहाँ पर हम फर्स्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री. So this is the question of general science, question of UPSC, question of any competitive exam में ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया में अपनी पहली सेटलमेंट या पहली फैक्ट्री या पहली कॉलोनी कहाँ पर एस्टेब्लिश की. तो आंसर इज द सूरत. चलिए इस पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, द सूरत वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर द इंग्लिश कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री. सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीगल ईगल्स, फैक्ट्री का मतलब यहां पर इंडस्ट्रियल फैक्ट्री से नहीं है बिल्कुल भी. जी हाँ, फैक्ट्री का यहाँ पर इंडस्ट्रियल फैक्ट्री से लेना देना कुछ भी नहीं है. ये जो ब्रिटिशर्स जहाँ पर जाते थे वहाँ पर ये जो अपनी कॉलोनी, जहाँ पर इनको ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस एक्टिविटीज़ को करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पर इनके सर्वेंट्स या ऑफिसर्स अपना बोर्डिंग और लॉजिंग करते थे, रहते थे, जहाँ पर इनका खाना पीना होता था, जहाँ पर मतलब इनका एक मेन सेंटर था, उसको ये फैक्ट्री बोलते थे बेसिकली. और जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे या सर्वेंट्स थे उनको फैक्टर्स बोला जाता था. तो इसका किसी भी तरीके से एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है.
तो अब आप इसको ऐसे देखिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। The English factories in various settlements were within the territorial jurisdiction of the Mughal emperor. Therefore, the permission of the latter was necessary for the English company to carry on its trade and business. तो जो इंग्लिश फैक्ट्रीज थी वो जब इंडियन सॉइल पर थी तो वहाँ पर जुडिस्ट्रिक्शन जो था वो मुगल एम्परर का था और उसके लिए इनको परमिशन लेना आवश्यक था, ताकि ये अपनी जो ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटीज़ हैं या बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको बिना किसी इंटरफेयर के चला सकें। तो इसके लिए द किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स वन सेंट सर थॉमस रो। तो बेसिकली जो सर थॉमस रो थे वो एक डिप्लोमेट थे और जो किंग थे उस वक्त इंग्लैंड के, उन्होंने सर थॉमस रो को कहा कि आप इंडिया में जाइए और मुगल एम्परर से बिजनेस करने की परमिशन लीजिए। सो अकॉर्डिंगली सर थॉमस रो came to India in 1615 to secure certain concessions from the Mughal emperor। 1615 में सर थॉमस रो आए इंडिया में और ताकि वो जो मुगल एम्परर हैं उससे परमिशन लें बिजनेस करने की। He reached at Agra in 1615 and succeeded in securing the following important permission for the British company from the Mughals। 1615 में वो आगरा आए जहाँ पर मुगल एम्परर का दरबार था और वो कामयाब रहे परमिशन लेने में। तो देयर आर 5 पॉइंट्स कि किस किस सब्जेक्ट पर उन्होंने परमिशन ली मुगल एम्परर से, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। दे वर अलाउड टू लिव इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन लॉज एंड रिलीजन विदाउट एनी लोकल इंटरफेरेंस अंडर द ट्रीटी सेटलमेंट ऑफ 1618 विद द मुगल एम्परर। सो दे वर अलाउड टू लिव इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन लॉज। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सेटलमेंट है और जो फैक्ट्री है उसमें के अंदर हम अपने लॉज और रिलीजन के अकॉर्डिंग रहेंगे विदाउट एनी लोकल इंटरफेरेंस। हमें उसमें कोई भी लोकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी भी बाहरी तत्व का। जो लोकल नेटिव्स हैं और जो लोकल लॉज हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे इस बाउंड्री के अंदर जहाँ पर हमारी सेटलमेंट है, फैक्ट्री है या कॉलोनी है या जो हमारा बिजनेस सेंटर है, वहाँ पर हम अपने रिलीजन के हिसाब से और अपने लॉज के हिसाब से हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो इसके लिए इनको परमिशन मिल गई। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? देयर डिस्प्यूट वर टू बी सेटल बाय देयर ओन ट्रिब्यूनल्स। तो सर थॉमस रो ने कहा अगर हमारे बीच में कोई झगड़ा होता है, हमारे बीच में मतलब इस सेटलमेंट में जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो कोई भी क्राइम करते हैं इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, और उनमें आपस में कोई झगड़ा है, तो वो झगड़ा उनके ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग ही वो उसको उस फैसले को करेंगे और उसमें फिर से कोई लोकल लॉज हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। हम अपने ट्रिब्यूनल्स जो हम एस्टेब्लिश करेंगे इसी कंपाउंड के या इस फैक्ट्री या इस कॉलोनी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उन्हीं ट्रिब्यूनल्स में उसका फैसला होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज डिस्प्यूट बिटवीन दैम एंड द लोकल नेटिव्स वर टू बी सेटल्ड बाय लोकल नेटिव अथॉरिटीज। इन केस जो ब्रिटिश सर्वेंट्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनका झगड़ा लोकल नेटिव से हो जाता है, जहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्रीज हैं वहाँ के लोकल रहने वाले लोगों से अगर उनका झगड़ा हो जाता है, इन दैट सिनेरियो जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगी वो उस डिस्प्यूट को फाइनल करेंगी और उसको एक उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा बाय द लोकल अथॉरिटीज़। फोर्थ पॉइंट, all cases of complaint and controversies related to Englishmen were to be looked into by the Qazi of the place to safeguard their interest and ensure justice full time। तो अब सर थॉमस रो ने ये कहा है कि ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं या ब्रिटिश सर्वेंट्स हैं या उस कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उस पर्टिकुलर सेटलमेंट या फैक्ट्री के, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी शिकायत है या कोई भी कंट्रोवर्सी है तो जो उस कंट्रोवर्सी और शिकायत को जो लोकल काजी होंगे उस एरिया के वो देखेंगे। जो लोकल शिकायत और कंट्रोवर्सीज लोकल नेटिव्स उनके खिलाफ करेंगे तो उसको काजी देखेंगे, ताकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं या जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं ताकि उनको पूरा न्याय मिल सके और उनके सारे अधिकार सुरक्षित रहें। इसलिए काजी उनसे रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट और कंट्रोवर्सीज है लोकल एरिया के काजी उसको देखेंगे। काजी वाज ऑल्सो डायरेक्टेड टू ट्रीट इंग्लिशमैन विद रेस्पेक्ट एंड कर्टसी। और काजी को ये कहा गया कि आप भी इंग्लिशमैन्स को जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट देंगे और प्रॉपर कर्टसी के साथ उनके साथ पेश आएंगे। सो ये 5 पॉइंट थे जो सर थॉमस रो जिनको किंग जेम्स ने भेजा था, उन्होंने ये इनके ऊपर परमिशन ली और इनको वेरीफाई करवा लिया। और बाय इशूइंग द फिरमैन, फिरमैन एक्चुअली इंग्लिश में आ गया है, हिंदी का वर्ड है फरमान।
कहते हैं ना फरमान इशू हो गया, फरमान जारी कर दिया राजा ने। सो द बाई इशूइंग द फरमान द मुगल एम्परर अलाउड द इंग्लिशमैन टू कैरी ऑन देयर ट्रेड फ्रीली एंड एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। सो मुगल एम्परर ने एक फरमान इशू किया गया जिसमें कहा गया कि इंग्लिशमैन अपना ट्रेड जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको फ्रीली बिना किसी डर के कैरी ऑन करें, शुरू करें, और फैक्ट्री एक सूरत में वो लोग लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, हम देखते हैं क्या है। नाउ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द परमिशन। अब इस परमिशन के क्या क्या प्रभाव हुए। ब्रिटिशर्स सेक्योर द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मुगल एम्परर ने उनको परमिशन दी, उसके एक पर्टिकुलर एरिया में ब्रिटिश एम्पायर ने एक अपनी सेल्फ गवर्नमेंट उस कंपनी ने स्टार्ट कर दी। सपोज दिस इज द सूरत, ये पूरा सूरत है। अब सूरत के अंदर ये पूरा लॉज मुगल एम्परर हैं यहाँ पर और उनके लॉज हैं। उसी के अंदर ये एक फैक्ट्री या कहो या कॉलोनी कहो या एस्टेब्लिशमेंट कहो ब्रिटिशर्स की, वो सिचुएटेड है वहाँ पर। लेकिन इसके अंदर ये जो मुगल एम्परर के लॉज हैं, मुगल एम्पायर के लॉज हैं, ये नहीं चलते। यहाँ पर इनकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चलती है। सो दिस वॉज वेरी, I must say, this was not good. They were exempted from the operation of the local laws in their matter inter se. तो बेसिकली जो इनके आपस के मसले थे, इनके ऊपर लोकल लॉज अप्लाई नहीं होंगे। सो उस परमिशन का इफेक्ट ये था कि एक तो उस पर्टिकुलर एरिया में इन्होंने अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट खुद की एक स्थापित करी, और वो जो लोकल लॉज थे, जो उनके आपसी मसले होंगे ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ के, सर्वेंट्स के, सब्जेक्ट्स के, वो उनके आपसी मसलों पर लोकल लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो में यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको इससे रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलेगी। अभी हमने लीगल हिस्ट्री शुरू किया है, तो अब हम इसको पूरा ख़त्म करेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री तक। उसके बाद हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उठाएंगे और उसके बाद हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, कोई आपका क्वेश्चन है, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको नोट्स मिल जाएं, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, तो टेलीग्राम पे चैनल है द लॉजिकल स्टडीज़। इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं द लॉजिकल स्टडीज़, और हमारी जीमेल आईडी है thelogicalstudies@gmail.com. So thank you for watching this video. This is your friend Lakshya Chaudhary signing out for the day. Bye bye. Take care.